हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स में हमारा अगला टॉपिक है धारा का ऊष्मीय प्रभाव अर्थात हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का तात्पर्य यह है, इसके बारे में मूल रूप से स्टडी किया था किसने? जूल ने स्टडी किया था और उसने अपने नाम से एक लॉ निकाला जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव इस शब्द का तात्पर्य होता है कि जब किसी चालक से या जब किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक या उस चालक से ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है या विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और इस प्रकार से विद्युत धारा के प्रवाह होने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होना, यही जो फंडामेंटली यही कॉन्सेप्ट है हमारा धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। जैसे बहुत सिंपल सा चीज है कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम ऐसे प्रतिरोध के रूप में हम क्या कर रहे हैं? दर्शाते हैं। क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी कंडक्टर नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। सुपर कंडक्टर भी जो होता है उसमें भी प्रतिरोध होता है, बस ये रहता है कंडीशन कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध शून्य होता है, नगण्य होता है। तो जब प्रतिरोध शून्य होगा तो वैसे कंडक्टर को, वैसे चालक को हम अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं या सुपर कंडक्टर कहते हैं। मगर साधारण तापमान में दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चालक हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, उनमें कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। तो उनमें मौजूद प्रतिरोध को हमने यहाँ पर R से क्या कर दिया? रिप्रेजेंट किया। अब इस प्रतिरोध से इस प्रकार से हमने कोई भी बैटरी ऐसे कनेक्ट किया और यहाँ एक स्विच हमने लगा दिया। तो ये जो भी प्रतिरोध हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये किसी भी प्रकार से हमने जो स्विच लगाया, जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे इस बैटरी से, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से, इस प्रकार से कोई धारा आई क्या होगी? प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाएगा। जब धारा आई, विद्युत धारा जब इस प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है अर्थात इलेक्ट्रिक करंट जब किसी रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है? पास होकर जा रहा है, तो उस स्थिति में इस रेजिस्टेंस से बाहर या ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर गर्म हो जा रहा है। और गर्म क्यों हो रहा है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने से। मगर हम सिर्फ ये देखें कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होना, यही फंडामेंटल ही धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। मगर क्यों होता है ऐसा? इसका कारण क्या है? क्यों विद्युत धारा प्रवाहित होने से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है या क्यों विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में प्रवाहित होती है? उसका कारण क्या है? तो उसका रीजन ये है, करंट किस प्रकार से प्रवाहित होता है? ये जो चालक है, इस चालक को मैं इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में ले लेता हूं और हम ये लेते हैं कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होंगे तभी तो विद्युत धारा का निर्माण होगा। विद्युत धारा कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या आवेश जब प्रवाहित होता है। तो आवेश के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं। तो जब कभी भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन ही वस्तुतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर में, ये सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होंगे? कोलाइड होंगे, टकराएंगे। यह टकराव ही प्रतिरोध का कारण होता है। अर्थात जितने आवेश या जितने इलेक्ट्रॉन हैं चालक के अंदर जब प्रवाहित होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराव ही प्रतिरोध का कारण बनता है। हमने प्रतिरोध में इसके बारे में बात किया था। मगर एक दूसरे से टकराने के फलस्वरूप जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से उनमें क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन अर्थात टकराव होगा। टकराव के फलस्वरूप क्या मिलेगा हम लोगों का? काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा। किसका? टकराव हुआ, टकराव होने से उनकी गति कम हो गई। गति कम होने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ? कमी आई। जितना काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगा उतना ही यह काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हीट एनर्जी में बदल जाएगा। तो जितना गतिज ऊर्जा कम होते जा रहा है उतना ही ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? बढ़ते जा रहा है। टकराव होना अर्थात एक प्रकार का घर्षण होना।
आप देखेंगे कि यदि ये हाथ रखे हो और इस पर बहुत तेजी से इस प्रकार से हाथ को ऐसे टकरा कर देखिए आप, बिल्कुल इस तरीके से तेजी से, अर्थात ये भी एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों मूवमेंट कंडीशन पे आते हुए एक पार्टिकल दूसरे से जब टकराते हुए जा रहा है तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा गर्मी का अनुभव करोगे। तो इस प्रकार से जैसे आप यदि रब भी करते हो तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकराते हुए जब मूवमेंट हो रहा है तो दोनों हाथ आपस में क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जहां फ्रिक्शन होता है, जहां घर्षण होता है, उस जगह पर गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना भी कम होते जा रहा है, गतिज ऊर्जा जितना भी कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होते जा रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में। और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने के साथ साथ कुछ समय के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है। मगर प्रकाशीय ऊर्जा में कब परिवर्तित होगा, यह डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर, चालक के डायमेंशन पर। तो उसके बारे में हम इसके जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जब इसकी उपयोगिता की बात करेंगे, तब उस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि क्यों विद्युत धारा से ऊष्मीय विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत ऊर्जा क्यों ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। तो उसका कारण यह है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो एक दूसरे से टकराव होते हैं। टकराव क्यों हो रहा है, प्रतिरोध के कारण। और इस टकराव होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कमी आएगी उतना ही क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्सन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कारण हमने देखा। अब इसके सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला। देखिए, क्योंकि हमने देखा इसके जब सूत्र हम बनाने की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसको फॉर्मुलेट करने की हम बात करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा ही किसमें बदल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, कल के क्लास में हमने देखा था विद्युत ऊर्जा खपत ये कितने के बराबर होता है, पावर इंटू टाइम के इक्वल होता है। कल के क्लास में हमने देखा था, या पिछला जो हमने पावर वाला जो क्लास देखा था उसमें हमने इस चीज के बारे में बात किया था, विद्युत ऊर्जा जो खपत है वो किसके बराबर होता है, पावर इंटू टाइम। अब ये बात को आपको ध्यान देना है, समय तो समय रहेगा ही, पावर में कौन सी क्वांटिटी आपको लेना है। पावर के तीन सूत्र होते हैं। पहला होता है V इंटू आई, दूसरा होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ये विद्युत शक्ति के तीन प्रकार के सूत्र होते हैं। अब यह ध्यान दीजिए कि ऊष्मीय ऊर्जा में कब बदल रहा है, जब विद्युत धारा फ्लो हो रहा है और टकराव हो रहा है। धारा फ्लो होना का तात्पर्य क्या हो गया, I, और टकराव होने का तात्पर्य हो गया R। विद्युत धारा का फ्लो मतलब करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब एक दूसरे से टकराव हुए अर्थात कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वहां पर, रेजिस्टेंस। तो हम पावर के उस सूत्र को लेंगे जिसमें I और R का उपयोग होता हो। तो I और R का उपयोग अर्थात क्या हो गया, ये I स्क्वायर R। तो इसीलिए हम पावर की जगह में हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे जी, I स्क्वायर R इंटू क्या हो गया T। देखिए, विद्युत ऊर्जा खपत किसके बराबर होता है, सूत्र पावर इंटू टाइम के बराबर होता है। पावर की जगह में हमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया, I स्क्वायर इंटू R वाला फॉर्मूले को। क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा में कब बदलाव हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाता है करंट और टकराव बनाता है रेजिस्टेंस। तो हमें उन्हीं फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करना है जिससे ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो विद्युत ऊर्जा जो खपत है, यही विद्युत ऊर्जा खपत किसके बराबर होता है, आपका ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न का मान जो है वो कितने के बराबर हो गया, आपका I स्क्वायर आर टी। ये I स्क्वायर आर टी ये किस में आया है, ये यूनिट है जूल पर। क्योंकि ऊर्जा का जो सामान्य मात्रक होता है वो जूल होता है, मगर एनर्जी के लिए भी अलग अलग प्रकार के हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। अलग अलग ऊर्जा है तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट का यूज करते हैं। उसका मैं टेबल यहां पर छोटा सा बना देता हूं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है मगर आपको जानना आवश्यक है। जूल जो होता है, जूल जो है वो सामान्य मात्रक है, सामान्य मात्रक। मगर जब कैलोरी हम उपयोग करते हैं तो कैलोरी क्या रहता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहता है ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए होता है, नाभिकीय
ऊर्जा के लिए। इसी प्रकार से कैंडेला से रिलेटेड जब होता है तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। कैंडेला में कैंडेला पर सेकेंड, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, इस प्रकार की चीजें हो सकती है, मगर कैंडेला से रिलेटेड जब चीज आएगा तो वो प्रकाशीय ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल जो होता है वो सामान्य ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक होता है। इसी प्रकार से कैंडेला जो रहता है वो प्रकाशीय ऊर्जा का मात्रक होता है। KWH किलोवाट आवर ये विद्युत ऊर्जा खपत का मात्रक है, किलोवाट आवर। तो ये आपको अलग अलग, ये सब के सब एनर्जी के यूनिट होते हैं जितने भी हैं, मगर ये जितने भी एनर्जी के यूनिट हैं इन सब यूनिट का अलग अलग फील्ड में उपयोग होता है। और हमको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा के कौन से मात्रक को हम किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाते हैं। तो अभी चूंकि हम सामान्य मात्रक की बात कर रहे थे भाई, तो हमने उसको जूल पर ले लिया। जूल जो है स्टैंडर्ड यूनिट होता है एनर्जी का, एसआई यूनिट। हम इन सब को एक दूसरे में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, ये कैंडेला से रिलेटेड वाला जूल में किसके इक्विवेलेंट होता है, किलोवाट आवर जो है वो जूल के कितने के बराबर होता है। हम इन चीजों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इन सब का कन्वर्सन है, वो कन्वर्सन को अभी देखना उतना जरूरी नहीं है हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर जब हम सामान्य ऊर्जा की बात किए तो हमने सामान्य ऊर्जा में तो उसको जूल के रूप में लाया। अब एक बात ये ध्यान देना है अपने को, क्या होता है कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। बात को ध्यान देंगे, 1 कैलोरी कितने के बराबर है, 4.18 जूल के बराबर। अतः 1 जूल जो है 1/4.18 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। तो यहां जब जूल को आप हटाओगे तो उसमें ऊर्जा का मान ऐसे मिल जाएगा आपको, I²RT/4.18। जूल को हटा के हमने यहां पर क्या लिख दिया जी, कैलोरी लिख दिया। तो इस प्रकार से यह हमारे पास क्या हुआ, सूत्र हुआ। अब इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का जो मान है उसका सूत्र किसके बराबर है, I²R/T के बराबर है। तो यह सूत्र को ज्ञात करने के बाद जूल ने अपना एक नियम बनाया जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, उस चीज को यहां आप साइड में देखते हुए चलेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जब ये टॉपिक आप ऐसे अलग से सेक्शन में पढ़ लेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका तात्पर्य है जूल का ऊष्मीय ऊर्जा का नियम। ठीक है, जूल का ऊष्मीय ऊर्जा का नियम क्या होता है कि जब धारा I प्रतिरोध R से T समय के लिए प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान, देखिए क्या क्या बात किया मैंने, जब धारा I प्रतिरोध R से T समय के लिए प्रवाहित हो, अर्थात एक रेजिस्टेंस R है उस पर धारा I T टाइम के लिए प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न उसमें ऊर्जा का मान, हीट एनर्जी का मान समानुपाती होता है धारा के वर्ग के, समानुपाती होता है प्रतिरोध के, और समानुपाती होता है किसके, समय के। यह 3 बातों को उसने बताया कि धारा I जब रेजिस्टेंस R से T समय के लिए प्रवाहित होगा तो उस स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के और समय के, इनके समानुपाती होता है।
या करके हम इनको, या इस तरीके से इनको ज्वाइंटली आप ऐसे लिख सकते हो, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, या H प्रोपोर्शनलिटी। ये जो समानुपाती चिन्ह है, इस समानुपाती चिन्ह को हम हटा देते हैं, इसके बदले में हम यहां पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां पर H इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये सूत्र मिल गया अपने को। जब आपने समानुपाती चिन्ह को हटाया तो समानुपाती चिन्ह को हटाने से यहां पर एक कांस्टेंट K लग गया, K इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या मिला अपने को, T। अब ये जो K है, एसआई मात्रक में, एसआई पद्धति में K बराबर क्या होता है, 1 होता है। अतः हीट का मान कितना हो गया आपके पास, आई स्क्वायर आर टी। देखिए ये जो सूत्र है और ये जो सूत्र है, ये दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बराबर है। ये हमने ये सोचकर निकाला कि विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो पावर, और पावर को जो मान रहता है वो क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो इस पद्धति से जिसको हम लेते हुए जा रहे हैं, और जूल्स ने अपने लॉ ऑफ हीटिंग दिया, हमने इसके ऊपर बात किया। तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों बराबर है और कहीं पर कोई अंतर नहीं है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका किस चीज को बताता है, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा या हीट डेवलप्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे कैसे टाइप के इसमें प्रश्न होते हैं, इनमें जो प्रश्न आता है, 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं, उन सभी को हम अभी डील करते हैं, और उसके आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको डेप्थ पता चलेगा। सी, पहले टाइप का क्वेश्चन है, देखो H बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यह सूत्र है। अब इसमें पहले प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, यदि धारा का मान क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, आई का मान आप डबल करोगे तो ऊष्मा कितना हो जाएगा, ऊष्मा का मान जो है इसको 2 गुना करोगे तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 4 गुना हो जाएगा। इसी में आर के मान को बोल देगा, ये एक स्टेप हो गया। इसी में दूसरा बोल दिया, यदि R को हमने क्या कर दिया, 5 गुना कर दिया, तब उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा। I और T के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, केवल ये बोल रहा है कि R को क्या किया, 5 गुना किया गया। तो इसको 5 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 5 सामने में आके लग जाएगा, 5 इंटू आई स्क्वायर आर टी, मतलब उत्पन्न ऊष्मा का मान भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार समय के यदि बहाव को आप यदि बढ़ा देते हो, समय को 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते हो, तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। ध्यान बस ये रखना है, धारा को जितना गुना बढ़ाओगे उत्पन्न ऊष्मा उसके वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है। धारा को 2 गुना बढ़ाया, उत्पन्न ऊष्मा 4 गुना हो जाएगा। इसको 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा 9 गुना बढ़ जाएगा। धारा को आपने 4 गुना किया तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो एक जो प्रश्न है इस प्रकार का आता है कि धारा का मान या आर के मान या टी के मान को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने पर उत्पन्न ऊष्मा में क्या प्रभाव पड़ता है। अब कुछ भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करके बहुत आसानी से आंसर ला सकते हो। यह पहला चीज था। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है, दूसरे प्रकार का प्रश्न वो कैसा आता है, ये टाइप ए वाले क्वेश्चन थे। टाइप बी वाले जो क्वेश्चन है वो ऐसे आएगा, एक तार जो बिल्कुल ऐसे सीधा है, अब इसको क्या किया गया, ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये एक तार है सीधा, अब इसको 2 टुकड़ों में बांट कर क्या कर दिया गया, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, या इस तार को मैंने इस रेजिस्टेंस से क्या है रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको 2 समानांतर रूप में हमने ऐसे करके क्या किया, जोड़ दिया। पहले रेजिस्टेंस आर था, अब रेजिस्टेंस आर को 2 बराबर भागों में काट दिए, अर्थात उसकी लंबाई से उसको 2 टुकड़ों में बराबर डिवाइड कर दिया गया और उन दोनों टुकड़ों को पैरेलल में जोड़ दिया गया। अब बोला जाएगा
नए जगह पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पर जब करंट I प्रवाहित हो रहा था R से टाइम t के लिए, अब R को दो भागों में बांट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अभी भी करंट I प्रवाहित हो रहा है इसमें से कितने के लिए, टाइम t के लिए। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, पहले वाली स्थिति के लिए उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक तो हो गया H = I² RT। करंट I रेजिस्टेंस R से T समय के लिए फ्लो हो रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो गया आपके पास I² RT। मगर इसके लिए उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा, जब आपने इसको दो भागों में काट के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, अब उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है इस सर्किट पे। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R/2 + 1/R/2 हो जाएगा। ऐसे ये समानांतर में हम इसी प्रकार से निकालते हैं। इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/R + 2/R, ये आंसर मिल गया आपको 4/R। मतलब 1/R इक्विवेलेंट का मान 4/R मिला, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, R/4। अर्थात अब इस सर्किट में दो जो प्रतिरोध हैं, उन दोनों प्रतिरोध का जो ज्वाइंट वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, कितना है, R/4। तो अब इस सर्किट के लिए हीट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, I², रेजिस्टेंस की जगह में आपने R/4 रख लिया, इंटू क्या हुआ, T। यहां रेजिस्टेंस R था तो हमने रेजिस्टेंस R रखा, इन दोनों का रेजिस्टेंस R/4 आया तो हमने रेजिस्टेंस को वैल्यू क्या रख दिया, R/4 रख दिया, R/4। तो इसमें हीट इतना मिला। अब इसमें पहले प्रकार का प्रश्न तो यही पूछा गया कि एक तार है, उस तार को बीच से काट के पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो पैरेलल वाले में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर लिए, इतना मिल गया, I² R/4 × T। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, 1/4 × I² RT, ऐसा भी लिख सकते हो। अब बोलेगा इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए ऊष्मा का। जब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेंगे, और ये पैरेलल में था तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेंगे। अब देखो H पैरेलल बाई H सीरीज आप लोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 I² RT को आपने डिवाइड कर दिया किससे, I² RT से। ये और ये दोनों कट गए, आपको पैरेलल में हीट उत्पन्न बटे सीरीज में हीट उत्पन्न का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, जैसे ही आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, या ऐसे लिख लो, पैरेलल = सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/4। तो हमें यहीं से ही एक बात समझ में आ रही है कि समानांतर क्रम में जब प्रतिरोध को हम संयोजित करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, और सीरीज में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, हमेशा अधिक होती है, ज्यादा रहती है। तो ये जो पॉइंट था, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर थे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या है, जनरली सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बातें थी। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसके उपयोग को लेकर, कि धारा को ऊष्मीय प्रभाव का हम मूल रूप से प्रयोग क्या करते हैं। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है इनका। एप्लीकेशन या इसे हम कहते हैं अनुप्रयोग या उपयोग। तो पहला चीज है, पहला इसका उपयोग है इलेक्ट्रिक हीटर, गीजर, टोस्टर आदि में उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा घर में, जो हीटर जो रहता है उस हीटर का जो कॉइल होता है, ये कॉइल जो रहता है, जो भी हीटर हम देखते हैं, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, और एक कॉइल के रूप में ऐसे रहता है, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के संरचना में उसको रखा गया रहता है, और गोलेकार की आकृति पे उसको चूल्हा जैसे बनाकर रखते हैं।
तो ये हीटर जो है ये गर्म क्यों होता है? करंट से ही तो ये गर्म होता है। ये बना रहता है नाइक्रोम से। पूछा जाता है इसका फिलामेंट किससे बनता है? नाइक्रोम जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज तीनों को मिलाया जाता है किसमें? आयरन में। नाइक्रोम जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, किससे मिलकर बना रहता है? आयरन में हमने निकल मिलाया, क्रोमियम मिलाया, मैंगनीज मिलाया। ऐसा नहीं है कि नाइक्रोम मतलब निकल, क्रोमियम और मैंगनीज बस का है। इन तीनों को मिलाया जाता है किसमें? आयरन पे। यह आयरन बेस्ड एलॉय है, लौह आधारित मिश्र धातु है, अर्थात लोहा उसका मेन रहता है, पेरेंट एटम होता है, पेरेंट मेटल रहता है। तो लोहे की तुलना में जब इसको मिला देते हैं तो अब ये मिश्र धातु बन गया। धातु का प्रतिरोध कम होता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो मिश्र धातु इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसीलिए I²RT में जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब आप प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे तो ऊष्मा का मान भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसलिए वो हीटर का कॉइल क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने के कुछ समय बाद क्या हो जाता है? वो लाल रंग का हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे वो मटेरियल जो है जितना एनर्जी तक वो स्टोर कर सकता है, जितने एनर्जी को वो हैंडल कर सकता है, तब तक तो वो रेड नहीं होगा। मगर जैसे ही उसके हैंडलिंग कैपेसिटी से बाहर होगा, ऊर्जा उसमें से बाहर निकलना चालू हो जाएगा, बिल्कुल वो लाल रंग का दिखना चालू हो जाता है। यदि उसकी मोटाई ज्यादा है तो रेड कलर रहेगी, मोटाई यदि कम है तो हल्का हल्का सा येलो टाइप के कलर में वो आते जाएगा। मगर नाइक्रोम को यदि बहुत पतला कर दोगे बल्ब के फिलामेंट के जैसे, तो येलो कलर जैसे होगा, मगर येलो कलर होते ही वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तुरंत मेल्ट होगा, क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी नहीं है कि वो येलो कलर के लाइट निकलने तक के उष्मा को वो हैंडल कर सके। इसलिए नाइक्रोम का प्रयोग हम कभी भी बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो नाइक्रोम का जो उपयोग होता है, नाइक्रोम फिलामेंट का, वो हीटर के लिए होता है, टोस्टर के लिए उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक आयरन है उसके लिए उपयोग होता है। मगर ये जो गीजर है, इन गीजर में यूज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ये है कि तापमान बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण हीट प्रोडक्शन बढ़ता है। हीट प्रोडक्शन बढ़ा तो ऊष्मा बढ़ा, ऊष्मा बढ़ा तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ा। यह क्यूमुलेटिव प्रोसेस होते रहता है। तो इस प्रकार का जो मटेरियल होता है, उन मटेरियल को हम थर्मिस्टर कहते हैं। और ये जो थर्मिस्टर होते हैं, इन्हीं थर्मिस्टर से क्या बनता है? आपका गीजर में जो एलिमेंट जो रहता है जिससे वो पानी गर्म करता है, वो बनता है। सेम थर्मिस्टर से क्या चीज बना हुआ रहता है हमारे पास में? जो इमर्सन रॉड होता है, इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड क्या होता है? आप लोग घर में देखते होंगे कि ठंड के समय में जब पानी गर्म करते हैं तो इस प्रकार का ये ऐसा टाइप का रॉड रहता है जिसको पानी में हम क्या करते हैं? डुबा देते हैं बकेट में, बाल्टी में, और गर्म करते हैं। तो ये भी जो रहता है ये इसी प्रकार के मटेरियल से ही मिलकर बना रहता है, इमर्सन रॉड। तो ये जो था एक चीज हुआ। ये सब में जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो उनके रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के कारण, उनके रेजिस्टेंस के कारण वो जो विद्युत ऊर्जा है उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होगी, उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमें हीट प्रोवाइड करेगा। तो ये पहला इसके बारे में हुआ। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो होता है बल्ब में उपयोग होना। बल्ब में किस रूप से उपयोग होता है? बल्ब में उपयोग होता है, हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ये टंगस्टन जो रहता है, टंगस्टन एक एलिमेंट है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, रोंटजेन के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इसका लैटिन नेम है। तो रोंटजेन जो है इसका लैटिन नेम है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं हम उसको टंगस्टन। टंगस्टन जो फिलामेंट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो लगभग 3800 सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस रेंज तक
जब उसको बहुत बारीक फिलामेंट को आप गर्म करेंगे तो बहुत बारीक फिलामेंट क्या होगा, हीट होने के बाद वो बहुत जल्दी येलोइश, मतलब उसका हीट का ऊर्जा, उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी, हर एनर्जी का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, उसकी आवृत्ति येलो कलर के रेंज में पहुंच जाती है। और जब वो एक निश्चित लेवल से ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता तो उस स्थिति में वो अपने आप से लाइट को बाहर निकालना चालू कर देता है। इसलिए जो येलो कलर का जो 10 रुपये का 100 वाट का जो बल्ब होता है, आप देखेंगे वो क्या करता है, हल्का सा येलोइश टाइप का लाइट बाहर निकालता है अपने आप से। क्यों? उसका जो फिलामेंट होता है वो इतना गर्म हो चुका रहता है, मगर वो मेल्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग इतना रहता है। येलो कलर का लाइट तक पहुंचने के लिए वो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रयोग करता है, मगर मेल्ट होने के लिए तो उसको और कम से कम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए वो बल्ब जो है बिना मेल्ट हुए उसका फिलामेंट वो कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते रहता है। मगर यदि उतना ही पतला हम नाइक्रोम के फिलामेंट का यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है लगभग 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और ये मुश्किल से रेड कलर के फ्रीक्वेंसी तक ही लाइट जनरेट कर पाता है, अर्थात इतना हीट ही हो पाता है जिससे कि रेड कलर का लाइट उससे बाहर आ सके। तो नाइक्रोम जो रहता है रेडिश कलर का रहता है, यदि हल्का सा भी येलोइश होने का प्रयास करेगा या इतना हीट होगा कि ये येलो कलर के रेंज पर लाइट देने की कोशिश करेगा तो वो इतना हीट हो चुका रहेगा कि उसका फिलामेंट तुरंत क्या है, बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो बल्ब जो रहता है, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क करता है। तीसरा जो है फ्यूज, FUSE, फ्यूज। फ्यूज जो रहता है ये किससे बना रहता है, मूल रूप से कॉपर का होता है, और इसके ऊपर हम टीन की क्या करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। ये मिश्र धातु नहीं है, आप मिश्र धातु ग्रुप में आप इसे ना जाने, कॉपर है, कॉपर के ऊपर टीन की क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है। जो फ्यूज होता है वो क्यों लगाया जाता है, फ्यूज जो रहता है ये हाई रेजिस्टिव लो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अर्थात किसकी तुलना में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, बाकी कंडक्टर की तुलना में। हम घर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज किसके साथ लगाते हैं, जो मेन सप्लाई आता है उसके साथ लगाते हैं हम। कई जगह फ्यूज लगता है, एक मीटर के पास फ्यूज लगता है, दूसरा फ्यूज लगता है रूम के अंदर में लगते हैं। आजकल फ्यूज की जगह MCB ने ले लिया है। तो पहले फ्यूज का जो उपयोग होता था और आज भी बहुत सारी जगह पर यूज हो रहा है, तो उस फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जो वायर होते हैं हमारे घर में उसके कंपैरिजन में, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो कॉपर के ऊपर टीन की प्लेटिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि टीन का प्लेटिंग उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, लो कर देता है, घटा देता है। तो ये एक निश्चित करंट, जैसे कि देखिए हमारे घर पर जो स्विच होते हैं या हमारे घर पर जो वायर होते हैं, वो वायर मान लेते हैं कि ये 2 एम्पियर या 5 एम्पियर रेटिंग का है। अर्थात यह कि यदि घर पे मैं 5.2 एम्पियर करंट फ्लो कराऊंगा तो वो वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। उसकी रेटिंग उतनी ही है कि 5 एम्पियर तक के करंट को वो हैंडल कर सकता है, उससे जितना हीट उत्पन्न होगा उतने को हैंडल कर सकता है, मगर उससे ज्यादा थोड़ा सा भी रेटिंग होगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। उस चीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। अब फ्यूज का रेटिंग क्या कर दिया गया, लगभग 4.5 एम्पियर का कर दिया गया कि भाई जैसे ही करंट का वैल्यू 4.5 एम्पियर पहुंचा, फ्यूज जो है जल के बीच से टूट जाए। अर्थात इस वायर का मैक्सिमम करंट रेटिंग 5 एम्पियर तक भी उसमें से करंट फ्लो ना हो सके। तो फ्यूज क्या होता है, घर के बाकी पूरे वायर हैं उन सबको जलने से या शॉर्ट होने से बचा लेता है। तो ये फ्यूज वायर का काम रहता है कि घर को हमारे शॉक से क्या कर, घर को हमारे किसी भी प्रकार के फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, इन टाइप की चीज़ों से बचाने का काम करता है। तो ये जो कंप्लीट जो पार्ट है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है। अब आप लोगों के लिए 2 छोटी छोटी चीज़ों को मैं एज ए होमवर्क के रूप में देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी उन टॉपिक को, आपके पास जो भी बुक होगा या नेट होगा उसे ढूंढ कर पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ 1-2 टॉपिक को, बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, यदि आप खुद से ढूंढ के जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपने भी मेहनत किया है और वो चीज़ आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ये 2 चीज़ें आपको पढ़ना है, एक है ओवर लोडिंग और दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट। तो ये 2 चीज़ों को आपको क्या करना है, इनके बारे में आपको पढ़ाई करनी है।
इनको आप ढूंढिए, 10वीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है, 12वीं का पुस्तक आप फॉलो करते होंगे उस बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा ढूंढिए, थोड़ा सा जाइए उस चीज़ पर, क्योंकि अपने पढ़ाई के लिए जब आप स्वयं मेहनत करेंगे थोड़ा सा, तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो यहाँ तक के टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके सिलेबस में दिया है वो कंप्लीट होता है। एक टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है इलेक्ट्रिसिटी का, मगर प्योरली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का मैं नोट्स के रूप में वीडियो को रन कराऊंगा, और वो ऐसे नोट्स के रूप में रहेंगे, और उनके सिर्फ आपको नाम, उनके प्रकृति को जानना आवश्यक है। बहुत डेप्थ में नहीं दिया गया है टॉपिक, तो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्लास जो हम चालू करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।